सरकार के मंत्री हो या फिर बड़े से बड़ा माफिया, खाकी वर्दी पहने पुलिस का इंस्पेक्टर हो या खादी पहने कोई विधायक, कोई दबंग हो या शार्प शूटर, घर हो या अस्पताल, होटल हो या फिर चौराहा, दिन हो या रात, दुर्दांत हत्याएं उसके लिए बाएं हाथ का नहीं बल्कि दोनों हाथों का खेल थी, जिसे वो जब जी चाहे खेलता था। सिर्फ 3 साल में उसने यूपी और बिहार में इतना खून बहाया कि सत्ताधारी राजनेताओं से लेकर माफिया तक उसके नाम से कांपने लगे। उसका सिर्फ एक ही असूल था कि वो अपने सामने किसी के असूल नहीं मानता था। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो उसकी हो गई, जिस ठेके पर हाथ रख दिया वो उसका हो गया, जिस आदमी के सीने पर राइफल तान दी वो या तो शरणागत हुआ या फिर दुनिया से विदा हो गया। डी कंपनी के गुर्गे हो या अतीक, मुख्तार, करवरिया, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, सब के सब बस यही मानते थे कि उससे सामना ना हो जाए। खौफ का वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। ये कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव मामखौर के उस युवक की जिसने 1993 से पहले न तो कोई जुर्म किया था और न ही अपराध की दुनिया में आने का उसका कोई इरादा था। उसके पिता राम समुझ शुक्ला छोटे मोटे ठेकेदार थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान श्री प्रकाश शुक्ला की खुराक अच्छी खासी थी। उसे करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी का भी शौक रखता था। बात है साल 1993 की। तब उसकी उम्र थी 20 साल। इसी उम्र में उसे अपने भविष्य के सपने सजाने थे, लेकिन वो ऐसा गुनाह कर बैठा जिसके बाद न सिर्फ श्री प्रकाश की अपनी जिंदगी बदल गई बल्कि यूपी और बिहार में अपराध का इतिहास भी पूरी तरह बदलता चला गया। साल 1993 की बात है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को राकेश तिवारी नाम के एक शख्स ने उसे छेड़ दिया, उसके साथ छेड़खानी की हरकत कर दी। हालांकि राकेश तिवारी का श्री प्रकाश शुक्ला के घर में उठना बैठना था, लेकिन छेड़खानी की इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला के सर पर खून सवार हो गया और अपनी बहन के साथ छेड़खानी की घटना से नाराज हुए श्री प्रकाश शुक्ला ने राकेश तिवारी की सरेआम तमंचे से गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला रुका नहीं, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि गुनाहों की, जुर्म की कई मंजिलें उसका इंतजार कर रही थी। बहन के लिए कत्ल करने वाले श्री प्रकाश के खिलाफ हत्या का पहला केस 1993 में दर्ज हुआ। हालांकि वो कई महीनों तक विदेश में फरार रहा, लौटकर आया, जमानत हुई और फिर उस दौर में पूर्वांचल के तत्कालीन बाहुबली हरिशंकर तिवारी से जुड़ गया। कहते हैं कि तिवारी ने ही उसे पहले कत्ल के बाद छिपने के लिए बैंकॉक भेजने में मदद की थी। बहरहाल अब श्री प्रकाश के लिए घर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने भी गुनाहों को ही अपनी तकदीर मान लिया था। शातिर दिमाग का अपराधी था जी, और जुनूनी था। अच्छे हथियारों का शौक, फास्ट गाड़ियों को उस जमाने में सीएलओ जी, तो पुलिस के पास, डीजी के पास भी सीएलओ गाड़ी नहीं थी। ये हुंडई की पहली गाड़ी जो भारत में आई थी, सीएलओ उसके पास थी। और जब इनकाउंटर हुआ तो उसके पास से, शायद मुझे याद अच्छी तरीके से, 3 AK-47 और 200 राउंड बरामद। उसका नेटवर्क बड़ा अच्छा था और कहीं न कहीं पॉलिटिकल नेक्सस भी था, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसको था जी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका नेटवर्क इतना था कि यहाँ तक कि भदोही के एक कालीन व्यापारी को उसने धमकी दी कि हमको आज से लगभग 28 साल पहले 5 करोड़
उसने जाकर के जो हितैषी थे पुलिस ने प्रशासन उनको बताया। उसका फिर फोन आया श्री प्रकाश का कि बहुत तुम ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो, अब तुम ऐसा करो कि पहले NSG ब्लैक कैट कमांडो जो लगाना है लगा लो, जब तुम समझते हो तुम सुरक्षित हो गए हो तब मुझे बताओ कि तुम अपने को और जिस चौराहे में कहोगे वहीं आके गोली मारूंगा, और अब 5 नहीं अब मैं लूंगा 10 करोड़ रुपए तुमसे। जी, अब 5 करोड़ नहीं अब 10 करोड़ रुपए लूंगा, तुम बहुत उछल कूद मचाते हो। ये तो उसकी दबंगई का आलम था। 90 का दशक वो दौर था जब गोरखपुर रेलवे के लिहाज से जोन बन रहा था, यानी रेलवे के स्क्रैप के ठेकों के लिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और उनके धुर विरोधी वीरेंद्र शाही आमने सामने थे। दोनों गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दौर से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने थे। बताते हैं कि दोनों के बीच ऐलानिया तौर पर गोली चलने का दिन और समय तय होता था। उसके बाद दोनों ओर से हजारों गोलियां चलती। बहरहाल न तो हरिशंकर तिवारी और न ही वीरेंद्र शाही को यह अंदाजा था कि पूर्वांचल का सबसे दुर्दांत शूटर जन्म ले चुका है। ऐसा शूटर जो तिवारी और शाही दोनों की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। उस दौर को करीब से जानने वाले बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के काम करने का तरीका सब माफियाओं से बिल्कुल अलग था। वो बिना किसी चेतावनी के हमला करता था। किसी भी विवाद में हत्या से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं होता। पूर्वांचल के ठेकों के लिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही जैसे बाहुबली आपस में या तो लड़ते या समझौता करके डील कर लेते। लेकिन जब से श्री प्रकाश ने रेलवे समेत पूर्वांचल के ठेकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो सारे माफियाओं को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ तक कि कुछ लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश के डर से रेलवे के ठेकों की बोली लगाने के लिए कोई जाता ही नहीं था। एक बार लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे के दफ्तर में उसने ठेके वाले रूम में पहुंचकर इतनी गोलियां चलाई कि वहां मौजूद कई दबंगों को टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। सब तक ये संदेश पहुंच चुका था कि श्री प्रकाश बेहद दुर्दांत है और वो न तो मौत से डरता है और न ही सरेआम मौत बांटने से। श्री प्रकाश शुक्ला के लिए क्या गोरखपुर, क्या वाराणसी और क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हर शहर उसके गुनाहों के जंगल राज की कहानी बयां कर रहे थे। उसके गैंग में कम ही लोग थे क्योंकि वो सुपारी किलर्स या शार्प शूटर्स नहीं रखता था। जिसे भी मारना होता अपने ही हाथों से मारता। कहते हैं वो भरोसा भी बहुत कम लोगों पर किया करता था। एक दिन बाहुबली हरिशंकर तिवारी के घनघोर दुश्मन वीरेंद्र शाही ने श्री प्रकाश के दोस्त अनुज सिंह को अपने घर बुलाकर किसी बात पर बुरी तरह पिटवाया। ये बात श्री प्रकाश को बेहद नागवार गुजरी। उसके बाद श्री प्रकाश ने जो किया उसने पूरे यूपी में भूचाल ला दिया। दोस्त अनुज के लिए श्री प्रकाश के बदला लेने की एक कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। वीरेंद्र शाही ने श्री प्रकाश के दोस्त को बंद कमरे में पिटवाया था, लेकिन उसका बदला लिया गया सरेआम। अपने दोस्त की पिटाई का बदला लेने के लिए श्री प्रकाश ने वो कर दिया जिसने बड़े बड़े माफिया, राजनेता, पुलिस और शार्प शूटर्स के भी होश उड़ा दिए। बात है 31 मार्च 1997 की। श्री प्रकाश शुक्ला ने लक्ष्मीपुर के बाहुबली विधायक और हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को लखनऊ के इंदिरा नगर में सरेआम गोलियों से भून दिया। पूर्वांचल में ठाकरों के वर्चस्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई। श्री प्रकाश ने इस कांड के बारे में जिसने भी सुना कांप उठा। पूर्वांचल के दो सबसे बड़े और स्थापित बाहुबली में से एक की
हत्या हो गई थी। हरिशंकर तिवारी खुद खौफ में आ गए थे। 1997 का वो साल था जब श्री प्रकाश ने यूपी से बिहार तक करीब दर्जन भर राजनेताओं को कफन पहना दिया। 1970 से लेकर 1996 तक यानी करीब 26 साल तक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही पूर्वांचल में वर्चस्व की जंग में टकराते रहे। हालांकि वक्त के साथ दोनों के बीच दुश्मनी की आंच थोड़ी मंद पड़ने लगी थी, क्योंकि दोनों बाहुबली अब विधायक बन चुके थे। फिर भी हरिशंकर तिवारी कभी वीरेंद्र शाही को मार नहीं सके। ये काम किया श्री प्रकाश शुक्ला ने, वो भी एक झटके में। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बाहुबली वीरेंद्र शाही को हरिशंकर तिवारी घंटों गोलियां चलवाकर भी काबू नहीं कर सके थे, उस बाहुबली वीरेंद्र शाही को 25 साल का एक मनबड़ युवक यूं सरेआम मार देगा। सबसे बड़ी बात, वीरेंद्र शाही की हत्या ने पूरे पूर्वांचल समेत यूपी में खूनी पैगाम दे दिया था। माफिया, पुलिस, राजनेता और पूरा समाज अब ये मान चुका था कि श्री प्रकाश शुक्ला कुछ भी कर सकता है। इस हत्याकांड के बाद एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। श्री प्रकाश को कभी संरक्षण देने वाले हरिशंकर तिवारी को अपनी हत्या का डर सताने लगा। कहते हैं उसके डर से उन्होंने श्री प्रकाश के पिता को अपने साथ गाड़ी में ले जाना शुरू कर दिया। यानी श्री प्रकाश अगर उनकी हत्या करने की कोशिश करेगा तो अपने पिता को सामने देखकर उन्हें छोड़ देगा। हरिशंकर तिवारी का डर बेवजह नहीं था। जिस चिल्लू पार से वो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते थे, उसी विधानसभा पर कब्जा जमाने के लिए श्री प्रकाश ने दावा ठोक दिया। उसने अपने लोगों से यह संदेश तिवारी तक पहुंचाया कि इस बार चिल्लू पार से वो ही चुनाव लड़ेगा। तिवारी की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ना लाजमी था। यूपी की राजधानी लखनऊ में 1998 में श्री प्रकाश ने एक ऐसा अपहरण कांड किया जिसने यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस इस मामले में तमाम प्लानिंग के बावजूद सिर्फ हाथ मलती रह गई और श्री प्रकाश ने उस दौर में 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली। 26 मई 1998 को एक व्यापारी के बेटे कुणाल का अपहरण किया। लखनऊ के वनस्पति उद्यान में कुणाल रस्तोगी को रखा। पिता ने बचाने की कोशिश की तो उसने पिता की हत्या कर दी। श्री प्रकाश गैंग ने 5 करोड़ रुपए फिरौती लेकर बच्चे को छोड़ा। जून 1998 में बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। ब्रिज बिहारी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए गए थे। श्री प्रकाश सफेद एम्बेसडर में गया और अस्पताल में घुस गया। मंत्री ब्रिज बिहारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा के बीच घुसकर मारा। प्रकाश के साथ पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को हो चुकी थी। तब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि श्री प्रकाश अपने 3 साथियों को लेकर लखनऊ के जनपद बाजार में एक सलौ में आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी, लेकिन ऑपरेशन फेल हुआ और यूपी पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। इस एनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश की दहशत पुलिस में भी फैल गई। बहरहाल अब सरकार ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गृह मंत्री और डीजीपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। श्री प्रकाश और उसके गैंग के दुर्दांत शूटर्स से निपटने के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की रणनीति तैयार हुई। 4 मार्च 1998 को एडीजी अजय राज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को मिलाकर एसटीएफ का गठन हुआ। इसका सबसे पहला और अहम मिशन था श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर। लेकिन उसका सुराग तो दूर, एक तस्वीर भी पुलिस वालों के पास नहीं थी। 4 मार्च 1998 को एडीजी अजय राज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को मिलाकर एसटीएफ का गठन हुआ। इसका सबसे पहला और अहम मिशन था श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर। लेकिन उसका सुराग तो दूर, एक तस्वीर भी पुलिस वालों के पास नहीं थी।
AK-47 से लैस STF के जवान अलग अलग टीम बनाकर उसे तलाशने लगे। लखनऊ, गाजियाबाद, बिहार, कोलकाता, जयपुर तक पुलिस ने श्री प्रकाश को ढूंढने के लिए दिन रात छापे मारे। इन्हीं छापों के दौरान STF को श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर मिली। इधर STF उसे ढेर करने के लिए दिन रात पसीना बहा रही थी। उधर श्री प्रकाश शुक्ला की बंदूक और इरादे दोनों खून में नहाते जा रहे थे। 14 जून 1998 की शाम को बिहार के पूर्णिया शहर में 4 बार के माकपा विधायक अजीत सरकार दौरा कर रहे थे। इसी दौरान श्री प्रकाश और उसके शूटर्स ने कथित तौर पर घेर कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को हेलीकॉप्टर से आना पड़ा। अजीत सरकार हत्याकांड में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री प्रकाश के करीबी राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव मुख्य आरोपी बनाए गए। हालांकि पप्पू यादव 8 साल जेल में रहने के बाद पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए। फरवरी 1997 यूपी में राष्ट्रपति शासन था। किसी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं था। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह की राहें अलग हो चुकी थी। अब बारी थी बीजेपी और बीएसपी गठबंधन सरकार की। बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी इस गठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधार थे। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी जोर पकड़ रही थी कि वो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदारों में से एक हैं, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त ने ही मायावती की रक्षा भी की थी। इस नाते उनके नाम पर मायावती को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। गठबंधन सरकार की तमाम शर्तें तय हो चुकी थी। अब सिर्फ बीजेपी बीएसपी के बीच गठबंधन करके बहुमत का ऐलान होना बाकी था। लेकिन 10 फरवरी को हुई घटना ने सब कुछ बदल दिया। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो गई। वो अपने शहर फर्रुखाबाद में एक शादी में शामिल हुए। समारोह से लौटते वक्त वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे। उसी समय उन पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में ब्रह्मदत्त को कई गोलियां लगी। गोलीबारी में बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त और एक गनर मारे गए। बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला उनका बदला लेना चाहता था। 1998 तक तमाम राजनीतिक हत्याएं कर चुके श्री प्रकाश को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो ब्राह्मण होने के नाते ब्रह्मदत्त द्विवेदी की राजनीतिक हत्या का बदला लेना चाहता था। इसलिए 1998 में जब उसने ब्रह्मदत्त केस से जुड़े आरोपियों के बारे में पूछताछ शुरू की, तो उसे साक्षी महाराज के बारे में पता चला। उस समय साक्षी महाराज फर्रुखाबाद से सांसद थे और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी। इस हत्याकांड में हालांकि विजय सिंह, उर्मिला राजपूत समेत कई नाम थे, लेकिन श्री प्रकाश को लगता था कि मास्टरमाइंड साक्षी महाराज ही हैं। इसलिए उसने ये खबर उड़वाई कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का बदला लेने के लिए वो साक्षी महाराज को मार देगा। ये खबर जैसे ही साक्षी महाराज तक पहुंची, उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बताया। श्री प्रकाश का क्राइम रिकॉर्ड देखते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने डीजीपी को बुलाया और साफ कह दिया कि श्री प्रकाश चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब एसटीएफ समेत पूरी यूपी पुलिस को यह संदेश मिल चुका था कि श्री प्रकाश पूरे सिस्टम और सरकार के लिए खतरा है। इसलिए उसे ठिकाने लगाने के लिए एसटीएफ ने सर्विलांस की मदद ली।
पुलिस के मुताबिक श्री प्रकाश जिस लड़की से बात करता था वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में थी। लोकेशन पता करने के बाद एसटीएफ की टीम अपने सबसे बड़े मिशन और टारगेट यानी श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की रणनीति बनाने लगी। 10 सितंबर 1998 को दिल्ली में एम्स के पास श्री प्रकाश अपनी गाड़ी में दिखा। इसके बाद यूपीएसटीएफ ने दिल्ली से गाजियाबाद तक हर स्तर पर मॉनिटरिंग शुरू की। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ के तत्कालीन प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि श्री प्रकाश दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। उसकी कार ने जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव को पार किया, एसटीएफ की टीम ने पीछा शुरू कर दिया। तब तक श्री प्रकाश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एसटीएफ उसके पीछे है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने उसकी कार को ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया। पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया।